मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सहआचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पाठ प्रथम तथा बीकॉम ऑनर्स पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रस्ताव के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे कि प्रस्ताव क्या होता है। क्योंकि जब भी कोई ठहराव किया जाता है तो उसके लिए प्रस्ताव का होना सबसे पहली आवश्यकता होता है। अधिनियम की धारा 2A के अंतर्गत यह बात बताई गई कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस व्यक्ति की अनुमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक कहा जाता है। चेट्टी ने प्रस्ताव को समझाते हुए लिखा, प्रस्ताव किसी काम को करने या न करने का वचन है। यानी कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने के मामले में भी हो सकता है या न करने के मामले में भी हो सकता है, लेकिन यह एक वचन के रूप में काम करता है। पोलक ने यह कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से व्यक्त की गई शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनाने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। पोलक ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से, कि प्रस्ताव स्वेच्छा से होना चाहिए, व्यक्त की गई शर्तों के आधार पर, जो उसके द्वारा शर्तें रखी गई, किसी ठहराव का जो कि प्रस्ताव होगा उसकी स्वीकृति होगी तो ठहराव का जन्म होगा, तो ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा व्यक्त करता है, तो यह चीज़ प्रस्ताव कहलाता है। प्रस्ताव के लक्षणों के बारे में ये बात पता चलती है कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने से अलग रहने की इच्छा की एक अभिव्यक्ति है। तो ये जो हमने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी, देखी, इसके बाद इन बातों में ये सार निकलता है कि इन परिभाषाओं को देखने के बाद कि यह किसी कार्य को करने या न करने के लिए हो सकता है। इस इच्छा की अभिव्यक्ति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के समक्ष होनी चाहिए। यानी कि पक्षकार, प्रस्ताव के दो पक्षकार होंगे, एक व्यक्ति प्रस्ताव रखेगा, दूसरा स्वीकार करेगा। इस अभिव्यक्ति का उद्देश्य किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने के संबंध में दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करना है। इसमें यह भी इसका एक उद्देश्य होता है कि इसके द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त की जाती है। प्रस्ताव में दायित्व उत्पन्न करने की भावना होती है। जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उससे दोनों पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि एक वैध प्रस्ताव में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। वैध प्रस्ताव के आवश्यक लक्षणों के बारे में कहा गया कि दो पक्षकार, एक बहुत प्रसिद्ध मामला है फोकनर बनाम लोवे, इसमें ये बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के संबंध में है अपने ही प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता। यानी कि न्यूनतम दो पक्षकार होने आवश्यक हैं। एक पक्षकार प्रस्ताव को रखेगा और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, तो इस प्रकार दो पक्षकारों का होना नितांत आवश्यक है। दूसरी बातचीत ये आती है कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है। तो प्रस्ताव में यह बात भी आवश्यक है कि यह किसी भी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है कि यह कार्य इस प्रकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस बात को भी ये बात इंगित करती है कि यह किसी कार्य को करने के संबंध में हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को बेचने का प्रस्ताव रखता है, अपनी कार को बेचने का प्रस्ताव रखता है, तो इस प्रकार से कि वह कार्य को करने के मामले में हो सकता है। प्रस्ताव किसी कार्य से विरत रहने के संबंध में भी हो सकता है कि प्रस्ताव जो है किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। मान लीजिएगा कि ए बी को अपशब्द कहता है, मानहानि करता है, बी मानहानि दावा करने की धमकी देता है, और इसके बाद यदि ये कहता है कि दावा मत करो, मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा,
₹500 दे दूंगा, ₹1000 दे दूंगा। तो इस तरह से ये किसी कार्य को नहीं करने के संबंध में भी हो सकता है। तो यह भी एक वैध प्रस्ताव में शामिल होता है। प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की उद्देश्य से इच्छा प्रकट करता है। प्रस्ताव रखने का मूल बात यही होती है कि प्रस्ताव जो है वह दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए इच्छा प्रकट करता है कि क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, यानी कि प्रस्ताव एकदम स्पष्ट हो, उसकी शर्तें भी निश्चित हों। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि प्रस्ताव अनिश्चितता लिए हुए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये बात भी इसके अंतर्गत शामिल है कि जो भी प्रस्ताव की शर्तें हों वो शर्तें बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए कि इस प्रकार से ये कार्य होगा, इस प्रकार से ये कार्य होगा और इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रस्ताव जो है वह निश्चित होना चाहिए, उसकी शर्तें निश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने प्रस्ताव के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया और जिसमें हम इस बात को आसानी के साथ समझ गए कि प्रस्ताव में न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और यह किसी भी कार्य को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा प्रकट करता है। और ये इच्छा इसलिए प्रकट की जाती है कि दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्तावक कहा जाता है और जो व्यक्ति उस प्रस्ताव के लिए सहमति प्रकट करता है उसको स्वीकर्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बात भी आवश्यक है कि जो भी ये बातें होती हैं, प्रस्ताव बहुत साफ होना चाहिए, बहुत शर्तें उसकी निश्चित होनी चाहिए और इस तरह से प्रस्ताव के बारे में जो हमने अन्य बातें देखी हैं कि न्यूनतम 2 पक्षकार होंगे, चूँकि कोई भी व्यक्ति अपने सामने प्रस्ताव को नहीं रख सकता है। तो इस तरह से कानून के अनुसार ये बातें शामिल हैं। धन्यवाद।